Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself, CMA हर्ष सोमपुरा. तो अब हम SYBCom सेम 4 कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे. जैसे कि प्रीवियस इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि कौन से चैप्टर्स है और कौन से चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे. तो टुडे वी आर गोना स्टार्ट विद कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आपका फर्स्ट चैप्टर ही है वैसे भी. ठीक है, ये चैप्टर में से एक बिग सम आने का चांस है. ठीक है, बड़ा सम आ सकता है, 14 मार्क का एक सम आ सकता है. ठीक है, इसमें से बड़ा सम आने का चांसेस पूरा पूरा है. तो ये तो अच्छे से ही करके जाना है ये चैप्टर. ठीक है, आज के पूरे जो वीडियो है, आज के पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है ये चीजों को. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के साथ आगे बढ़ते हैं. सबसे पहली चीज है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. सबसे पहला है, दो पार्टी होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है. नॉर्मली आपको बोलूँ कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्यों आता है, तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या. कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिंपल सिंपल बोलूँ ना तो एक ऐसा काम जो कंसिडरेबली बड़े टाइम के लिए चलता है. ठीक है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो काम चलता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंटिंग तो करना पड़ेगा ना. अकाउंटिंग करना पड़ेगा कि कौन से ट्रांजेक्शन हुए, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सारी चीज तो जाननी पड़ेगी. तो ये सारी चीजें करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. अब कॉस्टिंग बट ऑब्वियस है कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ वो भी जानना पड़ेगा. तो वो सारी चीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मेथड अप्लाई करनी पड़ती है जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. ठीक है, तो कंसीडरेबली हमें क्या करना पड़ता है, बहुत जो ऐसा कोई काम जो लंबे टाइम के लिए चलता है. ठीक है, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जो चलता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट. और जो बिल्डिंग बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी चीजें बनाते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, तो नॉर्मली कंस्ट्रक्शन वाला काम जो है ना वही आपके कॉन्ट्रैक्ट में आता है नॉर्मली, जो सब्सटेंशियली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम लेता है. ब्रिज बनाना, फ्लाईओवर बनाना, बड़े बिल्डिंग्स बनाना, ये सारी चीजें आती है ना वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आती है. जिसमें मेथड अप्लाई होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है. उसमें एक पार्ट होती है टू पार्टीज, दो पार्टीज है उसके अंदर. ठीक है, फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्टर और दूसरा है कॉन्ट्रैक्टी. देखो दो पार्टी नॉर्मली होती है, कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी. नॉर्मली जो काम कर रहा है, ठीक है, जो बंदा काम कर रहा है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर. एंड जिसके लिए काम करता है उसको कॉन्ट्रैक्टी बोलेंगे. ठीक है, अब मुझे सपोज एक बिल्डिंग बनवाना है तो मैं किसी को पकड़ूंगा और उसको बोलूंगा, मतलब नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्टर होगा उसको बोलूंगा कि भाई तू मुझे बिल्डिंग बना के दे. तो जो बिल्डिंग बना के दे रहा है मुझे वो कॉन्ट्रैक्टर, और मैं उसके लिए कॉन्ट्रैक्टी. इट इज दैट सिंपल. तो देखो कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी क्या लिखा है, हु अंडर कॉन्ट्रैक्टर मतलब हु अंडरटेक्स द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेक कर रहा है वो. और कॉन्ट्रैक्टी का मतलब क्या हो जाता है, हुज वर्क इज अंडरटेकन, वर्क इज अंडरटेकन. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जनरली इन्वॉल्व कंसिडरेबल लेंथ ऑफ टाइम. कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक साल से ज्यादा होता है, जनरली मोर देन 1 ईयर. कॉन्ट्रैक्ट में एक साल से ज्यादा वाला टाइम होता है, इसी वजह से ये मेथड अप्लाई की जाती है. देखो अब कॉन्ट्रैक्टर, देखो कई बार होता है कि एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक ही काम कर रहा है, एक साथ उसके चार पांच काम चल रहे होते हैं. मे भी ऐसा हो सकता है कि एक ही कॉन्ट्रैक्टर जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक ही कॉन्ट्रैक्टर वर्किंग है 4 साइट्स, चार अलग अलग साइट के ऊपर वो काम कर रहा है, एक ही साथ उसकी चार अलग अलग जगह पे काम चल रहा है. हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है. तो जितनी जगह पे आपका अलग अलग काम चल रहा है वो सबके लिए आपका अलग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा. जितनी साइट आपकी अलग चल रही है ना, सबके लिए आपको अलग अलग एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा. ऐसा नहीं है आपको कि सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जितने भी काम चल रहे हैं सब डाल दो, ऐसा नहीं होता. एक कॉन्ट्रैक्ट टी के लिए जितने कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट टी के लिए जो काम कर रहे हो उसके लिए एक अलग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, फिर दूसरा जो काम कर रहे हो उसके लिए अलग कॉन्ट्रैक्ट, चौथा, जितना जितने आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जितने अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए अलग अलग आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने पड़ेंगे. ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे लिख दिया है कि चार अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने पड़ेंगे, सबके लिए आपको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हैज टू बी मेड. अब आपको इसके लिए दो टर्मिनोलॉजी आपको जानना बहुत जरूरी है अगर एक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आपको जानना है. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का मतलब में दो टर्मिनोलॉजी है. एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है दैट इज वर्क सर्टिफाइड, एंड दूसरी जो है वर्क अनसर्टिफाइड. अब इसका मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड. सपोज एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे ही आपको बता देता हूँ. सपोज आप बिल्डिंग बना रहे हो, सपोज आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो, आप एक बिल्डिंग बना रहे हो. वैसे तो है, सपोज ये 5 माले की बिल्डिंग है, 1 2 3 4 5, 5 माले की बिल्डिंग आपको बनानी है. ठीक है, 5 माले की बिल्डिंग आपको बनानी है. करंटली आपने ये 2 माले बना दिए. ठीक है, मतलब 2 फ्लोर बना दिया आपने, 2 फ्लोर आपने ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट कर दिया, और तीसरा आधा बन चुका है, तीसरा आधा बन चुका है. ठीक है, अब हर बारी आता है, नॉर्मली ऐसा होता है कि
जैसे आपका काम शुरू होता है, काम चलता रहता है ना, तो काम के साथ जैसे ईयर एंड होता है, आपका ईयर एंड हो जाता है, ठीक है। सपोज आपने स्टार्ट किया था काम, मान लेते हैं कि 1/4/2021 पे काम आपने स्टार्ट किया, और 31/3/2022 को ये ईयर एंड हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर। पर ऐसा तो है नहीं ईयर एंड होते ही आपका कॉन्ट्रैक्ट भी एंड हो जाएगा। काम थोड़ी एंड हुआ, अभी तो आधा ही काम खत्म हुआ, अभी पूरा काम बाकी है। तो इस दिन के ऊपर मुझे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करना पड़ेगा, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो इस दिन के ऊपर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये काम जो हुआ है, ये काम जो हुआ है ना, उसका चेक करवाना पड़ेगा। चेक इन द सेंस, एक आर्किटेक्ट को बुलाना पड़ेगा, या आर्किटेक्ट को बोलना पड़ेगा कि आप आओ और इसको देखो और हमें एक सर्टिफिकेट दो कि कितना काम हमारा सर्टिफाइड है। सर्टिफाइड मतलब क्या, सिंपल बोलूं ना, तो जब आर्किटेक्ट की एक सर्विस मिल आर्किटेक्ट का साइन मिलता है ना, मतलब आपका काम लीगल हो गया, मतलब आपने काम बराबर कर दिया है। उसका साइन किसने दे दिया, आर्किटेक्ट ने उसका साइन दे दिया है, ठीक है। तो जब कोई आर्किटेक्ट आपके काम का साइन कर देता आपके काम के ऊपर, मतलब हम समझ जाते हैं कि हाँ ये काम बराबर हो गया है। अकॉर्डिंग टू द पर्सपेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट, दिस विल बी कंसिडर्ड एज एन ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट, ऑफिशियल कंस्ट्रक्शन का मान लिया जाता है, ठीक है। तो सपोज एक आर्किटेक्ट आया, और एक आर्किटेक्ट ने आपकी ये साइट देखी कि इतनी साइट बनी हुई है, उसने चेक किया और उसने बोला कि देखो भाई, मेरे हिसाब से ये 2 फ्लोर जो है वो कंप्लीटेड है। आर्किटेक्ट के हिसाब से क्या है, आर्किटेक्ट के हिसाब से ये 2 फ्लोर कंप्लीट है। तो आर्किटेक्ट ने बोला कि ये 2 फ्लोर ही कंप्लीट है, ये फ्लोर कंप्लीट नहीं है, ये फ्लोर अभी भी कंप्लीटेड नहीं है। तो उसने तो कितना बोला कि भाई आपके तो 2 ही फ्लोर बने हैं। तो अकॉर्डिंग टू आर्किटेक्ट के सर्टिफिकेट के हिसाब से आपका वर्क सर्टिफाइड क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे, जो आर्किटेक्ट के सर्टिफिकेशन के हिसाब से जो कंप्लीशन उसने बताया, उसके हिसाब से वर्क सर्टिफाइड माना जाता है। तो इसके हिसाब से ये 2 फ्लोर जो बने हैं ना आपके, वो वर्क सर्टिफाइड है, ठीक है। इसके लिए जो भी खर्चा हुआ, या ये 2 फ्लोर है उसको बोलेंगे, उतना काम को आपको बोल सकते हो कि ये वर्क सर्टिफाइड है। और जो काम हो चुका है फिर भी वो वर्क सर्टिफाइड नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, वर्क अनसर्टिफाइड। तो इसको बोलूंगा वर्क हो चुका है लेकिन फिर भी वो अनसर्टिफाइड है। क्यों, क्योंकि उसके लिए आर्किटेक्ट ने सर्टिफिकेशन नहीं दिया है अभी तक, तो उसको बोलेंगे वर्क अनसर्टिफाइड। इट इज दैट सिंपल, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो, टोटल जो भी वर्क, इसी चीज को ऊपर मैंने समझाया, वो पहले देख लेते हैं फिर वापस समझा देते हैं। वर्क सर्टिफाइड क्या बोला उन्होंने, वैल्यू ऑफ द वर्क डन सर्टिफाइड बाय सर्वेयर और आर्किटेक्ट। सर्वेयर या तो आर्किटेक्ट सर्टिफाई कर देता है कि हाँ वर्क डन हो चुका है, लेकिन उसको देखने के बाद वो सर्टिफिकेशन दे देगा, तो बोल देंगे कि वो सर्टिफाइड है। इट इज दैट सिंपल। लेकिन अगर टोटल वर्क जितना भी काम हुआ, देख मतलब हमने 2.5 माले का काम किया था, 2.5 फ्लोर का काम किया था, उसमें से 2.5 फ्लोर का काम हुआ था, उसमें से 2 फ्लोर का काम हमारा कंप्लीट हो गया, तो 0.5 फ्लोर विल बी कंसिडर्ड एज वर्क अनसर्टिफाइड, ओके। वही वही यहाँ पे लिखा है कि वर्क अनसर्टिफाइड क्या होता है, टोटल वर्क डन, उसमें से वर्क सर्टिफाइड माइनस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, वर्क अनसर्टिफाइड। दैट इज इट। इतना ही आपको सीखना था। तो ये लॉजिकली भी मैंने बता दिया, और आपको थ्योरेटिकली भी थोड़ा बता दिया कि क्या चीजें होती है, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपके लिए जरूरी है। अब आपको सिंपल सिंपल है, प्रोफोर्मा फॉर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के लिए आपका प्रोफोर्मा क्या है, देखो, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो है, अब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनता कैसा है, तो 2 पार्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अकाउंटिंग में लेने के लिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने के लिए 2 पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है दैट इज व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है ना, तो आपको कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनाना है उसका ये प्रोफॉर्मा है। इस तरह से आपको ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कब बनाना है, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अनकंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये बनाना है, अनकंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आता है, ठीक है। तो 2 पार्ट होते हैं। अगर आपको सब में बोल दिया जाए कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, तो आपको इस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है और उसका प्रॉफिट निकाल के छोड़ देना है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का प्रोफोर्मा है। इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट के देखो, आपको क्या याद रखना है, सिंपल सिंपल, कौन सी चीज डेबिट पे आएगी, कौन सी चीज क्रेडिट पे आएगी। इट इज दैट सिंपल। देखो, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है ना, ये ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट का एब्रीविएशन, ठीक है। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट का एब्रीविएशन, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट का एक्यूमुलेटेड वर्जन है। क्यों, क्योंकि आप ही सोचो, खर्चा होगा वो डेबिट करेंगे, और इनकम होगी वो क्रेडिट करेंगे। ओपनिंग स्टॉक होगा डेबिट करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक होगा क्रेडिट करेंगे। इट इज दैट सिंपल, ओके। तो यही करना है हमें।
तो सबसे सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रोफॉर्मा फॉर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, इफ कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट। कॉन्ट्रैक्ट अगर कंप्लीट है तो क्या करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में होता क्या है, स्टोरी सोचते हैं। सबसे पहले मटेरियल के अलावा तो काम ही नहीं होता। तो जितना मटेरियल परचेज किया वो क्या लिख देंगे, डेबिट पे लिख देंगे। देख लो, है डेबिट पे लिख दिया, कॉन्ट्रैक्ट परचेज किया तो डेबिट लिख दिया, टू मटेरियल परचेज। फिर हमने कोई उधार पे, मतलब उधारी पे कोई सप्लायर के पास से मटेरियल लेके आए, या स्टोर में से डायरेक्टली लेके आ गए, तो क्या करेंगे, मटेरियल सप्लाइड फ्रॉम स्टोर्स। सिंपल है, उधारी पे लेके आ गए या डायरेक्टली स्टोर में से लेके आ गए, मटेरियल सप्लाइड फ्रॉम स्टोर अकाउंट, वो डेबिट कर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट में जो चीजें आई उसको डेबिट करेंगे, जो जाएगी वो क्रेडिट कर देंगे। अभी कौन सी चीज आएगी ना वो मैं बता रहा हूँ। मटेरियल आया, परचेस किया तो भी डेबिट, डायरेक्टली उधारी पे लेके आए तो भी डेबिट, डायरेक्ट वेजिस, लेबर को वेजिस पे किया तो डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट। देखो ये प्लांट एंड मशीनरी क्या है, ये डेप्रीशिएशन है, ठीक है। या तो डेप्रीशिएशन लिखो, देखो दो तरीके के प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है, दो तरीके से प्लांट एंड मशीनरी रिकॉर्ड कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, या तो सॉरी जस्ट अ सेकेंड, या तो आप क्या कर सकते हो, आप डेबिट पे यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट लिख दो। कॉस्ट इन द सेंस जितने रुपए का प्लांट एंड मशीनरी आप ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में लेके आ रहे हो वो लिखो। एंड क्रेडिट साइड के ऊपर प्लांट एंड मशीनरी की डब्ल्यूडीवी लिख, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वैल्यू लिख दो। तो अल्टीमेटली वही होगा। एक ऑप्शन ये है कि आप क्या करो, यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी सपोज 1 लाख रुपए का है तो 1 लाख रुपए मैंने लिख दिया, और क्लोजिंग में यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी लिख दो। प्लांट एंड मशीनरी 10% का, सपोज आपका 10% का आपका डेप्रिसिएशन है तो यहाँ पे 90,000 लिख दो। तो क्या हो गया अल्टीमेटली 1,90,000। तो अल्टीमेटली 10,000 रुपए का इंपैक्ट आ गया कि 10,000 रुपए का प्लांट एंड मशीनरी के वजह से खर्चा हुआ। ओके, ये भी कर सकते हो, या तो फिर आप सीधा सीधा ये भी कर सकते हो कि सीधा सीधा आपको बोल देंगे कि भाई 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन है। तो 10,000 रुपए का अगर डेप्रिसिएशन हुआ तो सीधा डेप्रिसिएशन 10,000 रुपए यहाँ पे लिख दो। अल्टीमेटली इफेक्ट तो वही हुई ना, इफेक्ट तो वही हुई ना, दोनों में से कोई भी एक चीज आप कर सकते हो। प्रीफरेबल क्या है मैं बताता हूँ। देखो, अगर आपका कोई, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक पर्टिकुलर मशीनरी आपने मंगवाई, सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो मशीनरी काम की है, क्या सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो मशीनरी काम की है, वो मशीनरी जो मंगवाई थी वो यही कॉन्ट्रैक्ट के लिए काम आ सकती है, उसके अलावा कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए काम नहीं आ सकती, तो उसको बोलते हैं स्पेशल टाइप ऑफ मशीनरी। तो स्पेशल टाइप ऑफ मशीनरी जब भी होती है ना, तब आपको क्या करना पड़ता है, प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट करना पड़ता है कॉस्ट से, और आपका रिटर्न डाउन वैल्यू डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद एक वैल्यू आपको लिखनी पड़ती है क्लोजिंग साइड के ऊपर, प्लाई बाय प्लांट एंड मशीनरी। या तो अगर कुछ ना बोला हो तो नॉर्मली यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिख के छोड़ दो। अब डेप्रिसिएशन करना कैसे है वो मैं बता देता हूँ। नॉर्मली जो डेप्रिसिएशन होता है ना, वही होता है जो मैंने बताया। नॉर्मली जो डेप्रिसिएशन होता है वो वही होता है जो मैंने बताया, पूरे साल का डेप्रिसिएशन ले लो, जितना टाइम आपने ये कॉन्ट्रैक्ट में यूज किया है वो मशीन को या प्लांट को, उतना टाइम का डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। सपोज ऐसा होता है कोई क्रेन आपने यूज किया ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए, अब वो क्रेन 4 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में यूज हुआ पूरे साल, तो आपके आपके प्लांट में कितनी बारी ये क्रेन यूज हुआ वो आपको लिखना पड़ेगा। आपके प्लांट में कितनी बारी ये यूज हुआ वो आपको लिखना पड़ेगा। तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में कितनी बार यूज हुआ, सपोज ऐसा है 50 दिन के लिए यूज हुआ क्रेन आपके कॉन्ट्रैक्ट में, तो 50 दिन का डेप्रिसिएशन आएगा, फिर तो टोटल डेप्रिसिएशन इंटू 50/365 ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन अल्टीमेटली प्लांट एंड मशीनरी का खर्चा है, डेप्रिसिएशन वो लिख दिया मैंने। फिर अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कोई भी इनडायरेक्ट अदर रिलेटेड कोई भी एक्सपेंडिचर हो, XYZ कोई भी एक्सपेंडिचर आपको डेबिट कर देना है। सब कॉन्ट्रैक्टर का एक्सपेंडिचर खर्चा ही है, अपना काम किसी और को दे दिया उसको आपने पे किया तो वो भी खर्चा ही हुआ ना, तो अल्टीमेटली खर्चे में लिख दो। सुपरवाइजर फी, देखो सुपरवाइजर का सैलरी, सुपरवाइजर रखा उसका सैलरी, आर्किटेक्ट का फी, सारे खर्चे मैंने डेबिट कर दिए, ठीक है। फिर लॉस ऑन प्लांट डिस्ट्रॉय, अगर प्लांट आप लेके आए, सपोज आप प्लांट लेके आए हो, ऐसा मान लेते हैं कि प्लांट आप लेके आए, ठीक है। अगर आप प्लांट लेके आए हो और प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया, तो प्लांट जितने का डिस्ट्रॉय हुआ आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। वो डिस्ट्रॉय दे देंगे आपको कि प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया, इतने रुपए का प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया। अभी तो आपको सिर्फ यहाँ समझना है कि कौन सी चीज कहाँ पे आती है। प्लांट आया तो डेबिट किया था ना हमने, तो प्लांट जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो अगर प्लांट आया तो डेबिट किया तो प्लांट गया तो क्रेडिट भी करना पड़ेगा, इट इज दैट सिंपल, ओके। मटेरियल रिटर्न, आई होप सो ये तो समझ में आ ही गया होगा। मटेरियल आया था तो मैंने डेबिट किया था, तो मटेरियल गया तो जितना मटेरियल जाएगा उतना क्रेडिट भी तो करना पड़ेगा। एंड अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी का मतलब क्या, आप सोचो आपका मटेरियल कोई बिगड़ गया या प्लांट बिगड़ गया, ठीक है,
उसकी वजह से जो लॉस हुआ, उसकी वजह से जो लॉस हुआ, अभी इंश्योरेंस आपने करवाया हो सकता है, तो उसकी वजह से जो लॉस हुआ है वो कॉम्पेंसेट हो गया है इंश्योरेंस की वजह से। तो इंश्योरेंस से हमें पैसे मिल जाएंगे। तो वो पैसे जो भी मिले, वो जो भी पैसे मिले उसको क्या हम बोलेंगे, इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसे मिले तो वो हमारी इनकम हो गई। तो इनकम को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो जितना इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल रहा है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट पे इनकम लिख देंगे। एंड बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट क्यों। अरे और बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कंप्लीट होने के बाद ही आएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड है ना तो ही बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट आएगा, वरना नहीं आएगा। इट इज दैट सिंपल। वरना आएगा ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है, नहीं आ सकता। ठीक है। ये सारी चीजें आने के बाद आपको क्लोज कर देना है, आपको क्लोज कर देना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अगर प्रॉफिट आए तो भी कॉस्टिंग पीएनएल में डाल दो। ये डेबिट साइड पे प्रॉफिट है, क्रेडिट का टोटल, उसमें से डेबिट माइनस कर दो। अगर प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट, लॉस आया तो लॉस, कॉस्टिंग पीएनएल में डाल देना है, सिंपल। या तो ये या तो ये, दोनों में से कोई भी एक आएगा। दैट्स इट, ये आपका कंप्लीट। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ तो इतना ही करना है आपको, खर्चा डेबिट करना है, इनकम आपको क्रेडिट करनी है, और आपको क्या कर देना है, जो भी प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो तो आपको क्या कहाँ पे डाल देना है, कॉस्टिंग पीएनएल में डाल देना है। कॉस्टिंग पीएनएल में डाल दो, इससे ज्यादा आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। इट इज दैट सिंपल। ओके। अब यहाँ पे एक और चीज है, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनता है। अगर पूछ लिया तो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट क्या होता है। नॉर्मली आप सोचो कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनता है, उसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्टी का भी अकाउंट बनेगा। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट क्यों बनाएंगे, उसके पास पैसे जो लेने हैं मुझे, तो कॉन्ट्रैक्टी जितने पैसे देगा उसकी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। कॉन्ट्रैक्टी इज द गिवर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। तो बैंक अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट की क्रेडिट पे बाय बैंक अकाउंट लिख दूंगा, जितने पैसे वो मुझे देगा वो क्रेडिट पे लिख दूंगा। ठीक है। हर साल के एंड के ऊपर वो बैलेंस मैं कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा, तो वो बैलेंस यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड आ जाएगा, है, सॉरी, वो यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड आ जाएगा। कैरी फॉरवर्ड करने के बाद इस साल जितने मुझे पैसे मिलेंगे वो लिख दूंगा। जिस साल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा उस साल कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इसी वजह से कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट देखो क्लोज हो गया, और ये रहा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मैंने लिख दिया। और वो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट की डेबिट पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट पे कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट मैंने लिख दिया। ठीक है। इतना कब करना है आपको, जब आपको बोल दे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जब कंप्लीट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट आपका जब भी कंप्लीट हो जाता है ना, तब आपको ये लिखना। ओके। ये एक पोर्शन खत्म हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट जब कंप्लीट होता है ना, कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो आपको इस तरह से अकाउंट बना देना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। आपको सीधा प्रॉफिट या लॉस जो भी आए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पीएनएल में डाल दो, दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अनकंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट का आपको क्या करना है। ठीक है। वो भी प्रोफॉर्मा तो सेम ही है, सिर्फ एक्स्ट्रा 2-3 चीजें हैं और कुछ नहीं है। डन है, बस वो याद रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, देखते रहिए। एंड इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही है और डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग द वीडियो।